नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। जनादेश आ गया। गुजरात में भाजपा की और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जय हो गई। कैसे हुई, क्यों हुई, आपने हमारी खास पेशकश जय जनादेश में दिन भर देख भी लिया। अब सवाल ये है कि इन नतीजों को समझा कैसे जाए। गुजरात भाजपा 2002 के अपने 127 सीटों वाले आंकड़े से ही आगे नहीं निकली। उसने 1985 में कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी के अब तक के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। सूबे के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। ये तब जब कहा जा रहा था कि खुद भाजपा इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं कर रही थी। ये नरेंद्र मोदी के चेहरे और भाजपा के चुनाव प्रबंधन का ही प्रताप था या फिर एक त्रिकोणीय लड़ाई से भी उसे फायदा हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल खराब किया या अपना खेल बनाने की कोशिश की। फिर ये जानना भी जरूरी है कि अगले 5 साल गुजरात में किसका सिक्का चमकेगा, सयानों को वफादारी का सिला क्या मिलेगा और कुछ नए सूर्यों का उदय होगा क्या। ये सारा काम होगा दिन की बड़ी खबर में। बड़ी खबर में ही इस बात पर भी गहन विचार होगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिले स्पष्ट बहुमत की कल्पना नतीजों के ऐन दिन तक भी क्यों कई लोग नहीं कर पा रहे थे, और जिस पार्टी ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के गृह राज्य में शानदार प्रदर्शन किया वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में कैसे हार गई। क्या गुटबाजी के आरोप में वाकई दम था? क्या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भयानक अलोकप्रिय हो चुके थे? ये सब भी जानेंगे। लेकिन जैसा बचपन से जिनको हम देखते आए हैं, ऐसे बच्चन अमिताभ कह गए हैं, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले गुजरात का स्कोर कार्ड। 182 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 92। वोटिंग 2 चरणों में हुई थी, 1 और 5 दिसंबर को, और नतीजे ये रहे। भारतीय जनता पार्टी को मिली 157 सीटें, कांग्रेस को 16 सीटें, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, अन्य के खाते में 4 सीटें। जैसा कि हमने पहले बताया, इन नतीजों में भाजपा ने माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ा जो 1985 में बना था। तब कांग्रेस 149 सीटों पर जीती थी। आज और 1985 के परिणामों में क्या समानताएं और असमानताएं थी, सुनिए वरिष्ठ पत्रकार श्याम पारेख से। सिमिलैरिटीज तो बड़ी ऑब्वियस है कि दोनों ऑलमोस्ट 1985 में कांग्रेस 55.5% लाई थी वोट शेयर। इस बार का भी सेटल होना बाकी है, पर मेरे ख्याल से 53-54% के आसपास तो रहेगा। उससे नीचे तो नहीं जाएगा ऐसा लग रहा है, पर सीट ज्यादा आएंगी। तो उस मामले में लास्ट टाइम से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। और दूसरी जो एक और सिमिलैरिटी ये है कि तब जो कांग्रेस जीती थी, इस बार बीजेपी जीती है। तब बीजेपी 11 सीट पे थी और जनता दल मेरे ख्याल से 14 सीट पे था। इस बार कांग्रेस करीब करीब वहीं पे सिमट के रह जाएगी और बीजेपी जैसे थर्ड पार्टी की पोजीशन पे आ पाएगा। तो इस मामले में मैं देख रहा हूं कि बीजेपी तब एक नया पार्टी बन के उभर रहा था, इस वक्त आप एक नई पार्टी बन के उभर रही है। तो ये कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है। डिसिमिलैरिटीज में अगर आप देखेंगे तो ये है कि वो इलेक्शन माधव सिंह सोलंकी के नाम पे नहीं था, वो एक खाम थियोरी के नाम पे था। और वो लोगों के लिए थियोरी नहीं थी, पर क्लियर अपीजमेंट पॉलिटिक्स था कांग्रेस का जो हुआ था। इस बार जो है वो क्लियरली प्रो मोदी वेव है, प्रो इनकम्बेंसी वेव है। वो एक बड़ी डिसिमिलैरिटी। आज आए नतीजों के बाद गुजरात भाजपा खुशी का इजहार कर रही है, जिसका उसे पूरा हक भी है। लेकिन 2017 में जब विधानसभा नतीजों का ऐलान हो रहा था तो शाम तक भाजपा के हाथ पांव फूले थे, क्योंकि उसे 49.1% वोट तो मिल गए थे, लेकिन बहुमत से सिर्फ 7 सीटें ज्यादा आई थी। सरकार बन गई थी, लेकिन सबने इस बात को दर्ज किया था कि बीते 5 चुनाव में कांग्रेस ने अपना सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था और शानदार वापसी करते हुए भाजपा के दरवाजे तक पहुंच गई थी लगभग। लेकिन इस बार भाजपा को मिले 52.5% मत, यानी भाजपा ने अपना प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले सुधारा। वोट बढ़े 3.5%, पर 58 सीटें कैसे बढ़ गई, इतना सब जानते हैं कि भाजपा ने तकरीबन पूरे सूबे में अपना प्रदर्शन बरकरार रखा और उसे बेहतर भी किया। गुजरात के पत्रकार इसे प्रो इनकम्बेंसी कह रहे हैं। अब तक आपने एंटी इनकम्बेंसी खूब सुन लिया होगा, यानी मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल। प्रो इनकम्बेंसी का मतलब है मौजूदा सरकार के या नेता के पक्ष में माहौल। ये जादू कैसे हुआ, ये भी जान लीजिए। दूसरा कारण सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूँ वो 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन। और लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं और गुजरात के वोटर्स को मालूम है कि फ्यूचर बीजेपी का और देश का इनके हाथ में है। तो एक तरह का इमोशनल कनेक्ट था कि अपना आदमी दिल्ली में बना रहे और आगे बढ़े, उसके लिए भी एक वोट होना चाहिए। एक एक एस्पेक्ट ये है सबसे बड़ी। दूसरी जो प्रो इनकम्बेंसी की बात आती है तो ये है कि ये एक बड़ा अनयूजुअल सिचुएशन है जो हमने इंडिया में देखा नहीं। हमने जनरली, जैसे आपने सही बोला, एंटी इनकम्बेंसी ही देखा है।
और इतनी सारी टर्म के बाद तो कभी नहीं देखा है। पर इसका जो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्रो इनकम्बेंसी का, वो ये है कि जनरली अगर प्रो इनकम्बेंसी रिजल्ट भी आता है तो वो मेंटेनेंस जैसा होता है, थोड़ा बहुत कम होता है, जो इतने साल बीजेपी के लिए था गुजरात में। हर बार वोट शेयर थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रो इनकम्बेंसी में वोट शेयर इतना ड्रास्टिक इंप्रूव हुआ है और सीट शेयर भी इतना ड्रास्टिक इंप्रूव हुआ है। तो क्योंकि इसके कोई पैरेलल नहीं है, इसके बारे में और कोई रेफरेंस पॉइंट्स या बातें नहीं हो पाती लोगों से। यहाँ ये बात दर्ज की जाए कि सिर्फ प्रो इनकम्बेंसी किसी पार्टी को जिता नहीं सकती। चुनाव प्रबंधन नाम की भी एक चिड़िया होती है, जिसने उसे साधा वही चुनाव को साध पाता है। हमारी फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव ये रहा है कि नरेंद्र मोदी के करिश्मे के अलावा बीजेपी संगठन ने टिकटों का बंटवारा सूझबूझ के साथ किया। उदाहरण के तौर पर अपने बड़े नेता रामलाल वोहरा को फिर से साबरकांठा की ईडर सीट, ये एक महत्वपूर्ण सीट है, साबरकांठा उत्तरी गुजरात में पड़ता है, वहाँ की ये सीट है और वहाँ पर वोहरा को टिकट दिया। वो बड़े अंतर से जीते, जबकि लगातार 4 बार के विधायक वोहरा को पिछली बार सुरेंद्र नगर भेज दिया गया था, जहां वो हार गए थे। इस बार ये गलती नहीं दोहराई गई। मुख्यमंत्री रूपाणी समेत उनके मंत्रिमंडल के सभी नेताओं का टिकट काट दिया गया था। जो भूपेश पटेल सरकार में मंत्री रहे थे, उनमें से भी कई का टिकट काट दिया गया था और कई सीटों पर पुराने नेताओं पर भी भरोसा जताया गया था। तो ये बीजेपी के चुनाव प्रबंधन का उदाहरण था। इसमें आपको कुछ उदाहरण भी देते हैं। मोरबी सीट, यहाँ से कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया गया और फिर कांग्रेस से आए ब्रजेश मेरजा का टिकट अंतिम वक्त में काट दिया गया। नतीजा, जिले की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जीत के बाद गुजरात में किस किस की लॉटरी लगेगी, ये भी जान लीजिए। अच्छा, फाइनल नाम मैं जिनको समझती हूँ वो शंकर चौधरी है। अल्पेश ठाकुर भी होने चाहिए, क्योंकि वो हर बार बताते थे कि अब तो हरी पेन से साइन करना है मुझे कैबिनेट में जाकर। हार्दिक पटेल की संभावनाओं को हम नकार नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते। हर्ष संघवी रहेंगे, बने रहेंगे। जयेश रादड़िया जिनको निकाला गया था उनको वापस लाएंगे कैबिनेट में। राज्य मंत्री भी बना सकते हैं, पर मतलब ऑल ओवर जितना। और दूसरा, रमनलाल वोहरा बहुत वरिष्ठ नेता है, 2017 में हार गए थे चुनाव, लेकिन एक ही वरिष्ठ नेता बचे हैं जो अभी है वो। जीतू वाघानी को शायद कंटिन्यू नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे पास उसकी कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं कंटिन्यू हो सकते। उसके अलावा ऋषिकेश पटेल को भी कंटिन्यू नहीं करेंगे। पूरी नई कैबिनेट होगी बहुत तरीके से। विजेताओं की बात हो गई, अब आते हैं बाकी दो पार्टियों पर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। 2017 से 2022 आते आते कांग्रेस 41.4% मतों से 27.30% पर आ गई थी, यानी तकरीबन 14% का नुकसान हो गया था। सूरत नगर निगम चुनाव से गुजरात की चुनावी राजनीति में कदम रखने वाली आम आदमी पार्टी को कितने वोट मिले, इसको लेकर भी लोगों की उत्सुकता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक 12.9%। पहली नज़र में ही लगता है कि कांग्रेस का वोटर उससे बुरी तरह छिटक कर आम आदमी पार्टी की तरफ गया है। लेकिन क्या वाकई इस तर्क में दम है कि आम आदमी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो सकता था? सुनिए गुजरात चुनाव कवर करने वाली पत्रकार देवांशी को। हाँ, मतलब डेटा ये बताता है कि आम आदमी पार्टी को जितने वोट मिले हैं वो ऑब्वियसली कांग्रेस के मिले हैं, क्योंकि 2017 में 48% भाजपा का वोट शेयर था और उनको 1,48,00,000 वोट मिले थे 2017 में। इस बार उन्होंने 52% के आसपास वोट शेयर क्रॉस कर दिया है, तो मतलब उनको तो गेन हुआ है। तो भाजपा ने कांग्रेस का भी वोट शेयर लिया है, थोड़ा कांग्रेस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी ने भी लिया है। लेकिन कांग्रेस की हार का कारण या उनका वोट शेयर टूटने की वजह आम आदमी पार्टी नहीं रही। मैं ऐसा नहीं मानती कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे होती है 3-4 पार्टियां और लड़ती है। तो कांग्रेस की हारने की वजह कांग्रेस खुद है। कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ी थी गंभीरता से। राहुल गांधी एक ही बार आए थे यहाँ पे दौरे पे, तो उन्होंने गुजरात को गिव अप किया था। बड़े बड़े नेता हारे हैं और बहुत सारी जगह पे आम आदमी पार्टी। साफ है कि जो चुनाव लड़ेगा वही चुनाव जीतेगा। आप अगर मैदान में उतरना ही नहीं चाहते पूरी तत्परता से, तो आप अपनी हार का दोष किसी और को नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी को बी टीम बताने में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। फिर पूरा चुनाव आम आदमी पार्टी की मर्जी से ही चला हो, ऐसा भी नहीं।
आपने सबसे ज्यादा जोर लगाया था सूरत में। कतारगाम से पार्टी अध्यक्ष गोपाल इटालिया खड़े थे, वराछा से अल्पेश कथेरिया, करन से पार्टी महासचिव मनोज सुरठिया खड़े थे और इन सब के प्रचार में पार्टी ने कोई कोताही बरती भी नहीं। इसी शहर में आपके पास सबसे ज्यादा पार्षद भी थे, पूरे 27। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी यहाँ एक भी सीट नहीं जीत पाई। हाँ, ये जरूर था कि वो 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। आपको सौराष्ट्र में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, जो कि उसे मिली 4 सीटों में नजर भी आता है कुछ। बोटाद में उमेश मकवाना जीते, भावनगर की गारियाधार में सुधीर वाघानी जीते, जूनागढ़ की विसावदर में भूपेंद्र भाई भयानी और जामनगर की जामजोधपुर सीट पर हेमंत भाई अहीर जीते। जैसा हमने कहा, ये नतीजे कुछ अपेक्षित थे। पार्टी को सरप्राइज मिला। गुजरात के आदिवासी इलाकों मसलन दाहोद, नर्मदा, डांग, तापी और छोटा उदयपुर जिलों में यहाँ पार्टी कई सीटों पर 2 नंबर पर रही और उसके प्रत्याशी चैतर वसावा ने डेडियापाल सीट को 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके जीता भी। आदिवासी इलाकों को कांग्रेस का परंपरागत गढ़ माना जाता था और संभवतः आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ ऐसे समर्थन की उम्मीद नहीं रखी होगी। इसके क्या कारण रहे, सुनिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है। हम लोग बार बार ये चर्चा करते थे कि आदिवासी इलाकों में कांग्रेस इस बार नहीं जीत पाएगी और भाजपा की बहुत अच्छे से नहीं जीतेगी। उसका रीजन ये था कि आम आदमी पार्टी जब आई तो उसके साथ युवा जुड़े और उसमें से आदिवासी युवा जुड़े। कांग्रेस वहां सालों से जीतती आई थी, लेकिन आदिवासियों का कुछ कल्याण नहीं हुआ था वहां पे। अगर 50 साल से एक विधायक जीत रहा है तो भाजपा सरकार के साथ साथ उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आदिवासियों को वो सारी सुविधाएं मुहैया करवाए जिनके वो हकदार है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सालों के बाद जब थोड़ी जागृति वहां पे बढ़ी तो आदिवासी युवा अपने गांव को छोड़कर शहरों में आए और शहरों में आने के बाद उनको ये समझ में आया कि ये सब था जो मेरे हिस्से में आना चाहिए था पर नहीं आया। और उसके लिए फिर उन्होंने समझा कि यार हमें कांग्रेस टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, भाजपा हमें ज्यादा मतलब वो आदिवासी अपने मूलभूत बेसिक सुविधाओं से भी ज्यादा अपने अधिकारों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। मूल निवासी हम हैं, हमारे जल जंगल जमीन है, उन सबको लेकर तो इसलिए वो भाजपा के साथ भी नहीं जाते और इसलिए उनको आम आदमी पार्टी में बहुत अच्छा ऑप्शन दिखा। और आदिवासियों ने जो जितने लोगों ने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था सबको नकार दिया है। बहुत बड़ा आज का रिजल्ट में एक अच्छा पॉइंट है कि झगड़िया से छोटू वसावा का हार जाना वो संकेत है कि आदिवासी अब समझ रहा है कि कौन उसे यूज कर रहा है, कौन उसके नाम से अपने अपने महल बनाता जा रहा है लेकिन उसके झोपड़े तक पानी भी नहीं पहुंच रहा। तो आदिवासी ये समझ रहा है। और दूसरा कि गुजरात में अर्बन वोटर ने नहीं दिया आम आदमी पार्टी को वोट। खंभाड़िया जैसी सीट की जहां ईसुदान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया लेकिन वो हार गए जब खंभाड़िया जो अर्बन एरिया है, खंभाड़िया प्रॉपर, वहां के ईवीएम जब खुले तब। बाकी सारे गांवों में से वो जीत रहे थे, भानवड़ में से भी जीत रहे थे, यहाँ सलाया बॉर्डर में भी जीत रहे थे। वो बीच में जब शहरी इलाका खुलता है तो आम आदमी पार्टी को पहले से पता था कि अर्बन ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी उन्हें, क्योंकि अर्बन ऑडियंस में पहले से सुरक्षा वाला भाव वहां दिक्कतें थी पहले गुजरात में और वो सारी शहरों में थी, अहमदाबाद वगैरह में जहाँ पे गुंडों का राज हुआ करता था, कानून व्यवस्था की परेशानियां थी, तो वो भाजपा ने दूर किया और उसकी वजह से अर्बन ऑडियंस में एक अलग लेवल का प्यार है भाजपा के लिए। तो उसको रिप्लेस कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था इस बार तो, और इसीलिए आम आदमी पार्टी यहाँ पे लड़ी ही नहीं थी। पर उन्होंने एक गलती की कि उन्होंने पूरा फोकस जो सूरत में किया उसकी जगह पे अगर ज्यादा आदिवासी या सौराष्ट्र के इलाकों में करते तो रिजल्ट उनके इससे भी ज्यादा अच्छे आ सकते। स्वाभाविक ही है कि ऐसे नतीजों के बाद वही होने लगे जो बीते कई नतीजों से हो रहा है, कांग्रेस के चुनावी अंत की चर्चा। लेकिन क्या चुनावों पर बारीक नजर रखने वाले पत्रकार भी ऐसा सोचते हैं? सुनिए। काफी लोग ऐसा कहते हैं कि आप जो है वो बीजेपी की आरएसएस की बी टीम थी। गुजरात के रिजल्ट के बाद, इस इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी कहीं कहीं जाने अनजाने में बी टीम का रोल प्ले किया। तो अब वो क्या इक्वेशन या क्या मजबूरी रही होगी कि कांग्रेस ने गुजरात का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहा, ऐसा बहुत साफ लग रहा था। दीवारों पे लिखा हुआ था कि कांग्रेस जीतना नहीं चाहती है, लड़ना नहीं चाहती, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कैंडिडेट सबको दे दिए, सबने अपने बलबूते पे इलेक्शन जीत लिया। पर फिर भी जो वोट शेयर अगर आप देखेंगे गुजरात में कांग्रेस का, वो इतना कंसिडरेबल तो है कि आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। सीट शेयर नहीं आया पर वोट शेयर तो अभी भी काफी है। और आगे जाके अगर कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप बदलती है तो नतीजे बिल्कुल अलग आ सकते हैं। वो क्यों नहीं बदलती है, वो क्यों अपना क्या बोलते हैं रणनीति कोई नहीं बना नहीं रहे गुजरात में लड़ने के लिए भी, वो एक अलग बातचीत है। पर मैं राइट ऑफ तो नहीं करूंगा।
गुजरात की कहानी अब यहाँ पूरी होने को है। जल्द कुछ बड़े मुकाबलों की चर्चा भी कर लें, फिर हम अपना अनुभव भी आपसे साझा करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद जिले की घाटलोदिया सीट से जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अमी याज्ञनिक को लगभग 2 लाख के मार्जिन से हराया। पिछले 2 चुनाव से घाटलोदिया सीट से जीतने वाले उम्मीदवार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच रहे हैं। 2012 में इस सीट से चुनाव जीती थी आनंदीबेन पटेल, जो 2014 में मुख्यमंत्री बनी, और 2017 में भूपेंद्र पटेल यहां से जीते और 2021 में मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी बात, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अल्पेश ठाकुर गांधीनगर दक्षिण से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर हिमांशु पटेल को 43,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अगली सीट विरमगाम, यहां पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमर ठाकुर को 51,707 वोटों से हराया। हार्दिक और अल्पेश के बाद अब बात जिग्नेश मेवानी की। 2017 में वडगाम से निर्दलीय जीतने वाले जिग्नेश इस बार कांग्रेस के टिकट पर जीते। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार मणिभाई जेठाभाई वाघेला को लगभग 5,000 वोटों से हराया। अगली सीट है झगड़िया, जहां बड़ा उलटफेर हुआ। यहां से दिग्गज आदिवासी नेता और 7 बार के विधायक छोटू भाई वसावा हार गए हैं। उन्हें बीजेपी के रितेश पटेल ने 23,500 से ज्यादा वोटों से हराया है। आम आदमी पार्टी के वे तीनों उम्मीदवार भी हार गए, जिनके जीतने की लिखित गारंटी अरविंद केजरीवाल इंटरव्यूज में दे रहे थे। अल्पेश कथेरिया सूरत की वराछा रोड सीट से चुनाव हार गए। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी किशोर कुमार ने लगभग 17,000 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की। अगली सीट है खंबालिया। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसूदान गढ़वी यहां से चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के मुलूभाई बेरा ने लगभग 19,000 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी के ही गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी चुनाव हार गए। इटालिया कतारगाम विधानसभा सीट से मैदान में थे। उन्हें बीजेपी के विनोद भाई मुरदिया ने 64,600 से ज्यादा के मार्जिन से हराया। एक चर्चित सीट जमालपुर खड़िया भी है। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान खेड़ावाला ने जीत दर्ज की है। वे इस चुनाव में जीतने वाले इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार हैं। एशिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी बनास के चेयरमैन और पूर्व मंत्री शंकर भाई चौधरी ने भी थराट सीट से जीत दर्ज की। वो 2017 में हार गए थे। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवा जडेजा जामनगर नॉर्थ से चुनाव जीत गई हैं। ये कुछ प्रमुख रिजल्ट हैं। हमें गुजरात के चुनाव से क्या समझ में आया? एक चीज ये समझ में आई कि संगठन और उसको 5 साल सक्रिय रखना, इसका कोई विकल्प नहीं है। आपको अलग अलग मुद्दे हासिल करने होंगे, अलग अलग नीतियां, अलग अलग किस्म के जनसंपर्क अभियान। उससे होगा क्या कि आप स्थानीय स्तर पर अगर किसी प्रत्याशी से नाराजगी है तो उसका टिकट काटने से काम चल जाएगा, क्योंकि बूथ के लेवल पर आप जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो एक व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र के अधीन नहीं है। इसलिए किसी भी पार्टी को देश में कहीं भी अगर लंबे समय तक राजनीति करनी है और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है, तो संगठन का निर्माण, संगठन का विस्तार और संगठन को लगातार सक्रिय रखना, ये 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और इसके लिए कभी रचनात्मक कार्यक्रम, तो कभी सरकार की नीतियों के विरोध में कार्यक्रम, और कभी वैकल्पिक कार्यक्रम कि अगर हम सत्ता में आए तो क्या करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है सामाजिक समीकरणों का ख्याल। बेसिकली इसको बहुत ही ठेठ लहजे में कहें तो जातीय समीकरणों का ख्याल कहा जाता है, पर वो शिष्ट कुछ कम लगता है राजनीति विज्ञानियों को। इसमें आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि किस विधानसभा में कौन कौन से सामाजिक समूह हैं, जाति समूह हैं जो प्रभावी मुद्रा में हैं, और कैसे उनकी गोलबंदी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है किंतु सत्य है कि भारत में आज भी जाति वोटर की, नागरिक की पहचान का एक अहम हिस्सा है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इसमें आती है कि कांग्रेस के शासनकाल में 1995 से पहले तक जो गुजरात के बड़े महानगर हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी, दंगे भड़कते थे, छुरीबाजी वगैरह होती थी, बीजेपी लगातार उसकी याद दिलाती है और ये भी बताती है कि हमारे शासनकाल में इस तरह की जो आशंकाएं हैं वो खत्म हो गई, और ये पार्टी के लिए अभी भी प्रभावी है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह एक रैली में याद दिलाते हैं कि 2002 में दंगाइयों से जिस तरह निपटा गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बार बार लगातार इस मैसेज को रिपीट किया जाता है कि अगर बीजेपी चली गई तो एक जो सिस्टम बना हुआ है या स्टेटस को है उसमें बाधा आ जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको गुजराती भाषा में वड़ा प्रधान कहा जाता है और कई समर्थक नरेंद्र काका और इस तरीके के तमाम पदबंध भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी लोकप्रियता, वोटर के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्ट और उनकी अस्मिता, ये एक चुनाव में बड़ा मुद्दा होता है। एक वाक्य में कहूं तो भारतीय जनता पार्टी सफलतापूर्वक गुजरात के विधानसभा चुनाव को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक किस्म के जनमत संग्रह में तब्दील कर देती है। ऐसे में प्रत्याशियों से नाराजगी और स्थानीय मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। इन सब के अलावा गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कई स्कीम है, पर कई आलोचनाएं भी हैं जो हमने अपनी चुनावी रिपोर्टिंग में देखी। युवा नाराज हैं सरकारी भर्तियों की ढीली और भ्रष्ट प्रक्रिया को लेकर, उन्होंने लगातार इस पर सवाल उठाया। किसान पूरे देश में ही अपनी फसल के सही मूल्य को लेकर संघर्षरत रहता है, पर वो एक प्रभावी और इकलौता चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता है। ये सब वो वजह हैं जिसकी वजह से हमें गुजरात का ये जनादेश दिखता है। आप देखिए 2017 से 2022 तक क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने विजय रूपानी को हटा दिया। भूपेंद्र पटेल जो पहली बार के विधायक बने थे 2017 में, उन्हें सीएम बना दिया। इससे पहले वो कॉरपोरेटर रहे थे। अहमदाबाद से बाहर उनको कोई जानता नहीं था। खुद उन्हें इस बात की आहट तक नहीं थी कि वो सीएम बनने जा रहे हैं। उनकी उम्मीद थी कि उनकी पुरानी वरिष्ठता का ख्याल रखते हुए शायद मंत्रिपरिषद में फेरबदल हो तो उन्हें मंत्री का पद मिल जाए, तो उन्हें सीएम बनाया जाता है। सीएम कोई भी इंटरव्यू नहीं देते हैं, वो जाते हैं, लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं या चुनिंदा चुनावी सभाओं में अपने हिस्से की 5-10 मिनट की बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी आश्वस्त थी कि उसके पास नरेंद्र मोदी के रूप में ट्रम्प कार्ड है जो गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रभावी है। 2017 में कांग्रेस ने इसे एक सशक्त चुनौती दी थी। जाति गोलबंदियों का ख्याल रखा था, ठाकुर समाज को साथ लाए, दलित समाज को साथ लाए और पाटीदार समाज के युवाओं को साथ लेकर आए, जिनको बीजेपी के पहले के काल की कोई स्मृति नहीं थी, इसलिए उसका कोई उनके लिए बैगेज भी नहीं था। और इसके जरिए उन्होंने एक सशक्त चुनौती पेश की। लेकिन जैसा कई पत्रकारों ने, टिप्पणीकारों ने कहा, इस बार उन्होंने मैदान रीता छोड़ दिया था। इसीलिए उनकी भाषा के स्तर पर कहें तो धज्जियां उड़ गई इस चुनाव में। उनका अब तक का, गुजरात के बनने से लेकर अब तक का ये सबसे खराब प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी इस चीज़ में संतोष हासिल कर रही है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें बनने के 10 साल के भीतर मिल गया। 2012 के उत्तरार्ध में, नवंबर के महीने में आम आदमी पार्टी का निर्माण होता है और 2022 के दिसंबर में वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं, क्योंकि दिल्ली, पंजाब और गोवा के बाद गुजरात ऐसा चौथा राज्य है जहां कम से कम उनके 2 विधायक हैं और 6% से ज़्यादा वोट है, जो कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए ज़रूरी था। कई एलिजिबिलिटीज़ हैं, प्रमुखता 3, उसमें से ये एक एलिजिबिलिटी है। पर जिस तरीके के वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो दावे भी धराशायी हुए। इसे आप यूँ समझिए कि उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और उनके प्रदेश अध्यक्ष दोनों बुरी तरह से चुनाव हार गए हैं। तो गुजरात का सबक यही है, आपको संगठन पर काम करना होगा, आपको अपना नैरेटिव गढ़ना होगा, उसे नीचे तक पहुंचाना होगा और आपको अपने नेतृत्व के रूप में एक ऐसा चेहरा पेश करना होगा जिस पर वोटर बिना किसी अगर मगर के एतबार कर सके। ये गुजरात की बात है। इसका असर देश की राजनीति पर क्या होगा, हम नेता नगरी में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। सबसे पहले अंक तालिका। 68 सीटों वाली हिमाचल विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 35 का। वोटिंग हुई थी 12 नवंबर को और आज आए नतीजों के मुताबिक यहां पर कांग्रेस को मिली 39 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को मिली 26 सीटें, अन्य के खाते में 3 सीटें। कांग्रेस के पास बहुमत से 4 सीटें ज्यादा हैं, वो सरकार बनाएगी, लेकिन वो जरूर चाहेगी कि जो 3 अन्य हैं वो भी उससे आ मिले ताकि उसे एक मार्जिन ऑफ एरर भी मिल जाए। हिंदी में कहें तो बहुमत को मजबूती मिल जाए। ये सामान्य समझ भी है और हिमाचल प्रदेश के चुनावी इतिहास से मिली सीख भी। कौन सी सीख? जो मिली थी साल 1998 में। क्या हुआ था तब लगभग बराबर का आंकड़ा रहा था और बीजेपी के एक विधायक की तो नतीजे आने के कुछ ही समय बाद मृत्यु भी हो गई थी। ऐसे में निर्दलीय का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण था। ये निर्दलीय भाजपा के एक बागी थे जिनका नाम था रमेश धवाला, जो ज्वाला जी की सीट से चुनाव लड़े और जीते थे और इन्हें पहले अपने मोर्चे में कर लिया था वीरभद्र सिंह ने और उसी के दम पर उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर ली थी। लेकिन बाद में रमेश धवाला बीजेपी के खेमे में लौटे और पंडित सुखराम ने भी तब तक स्पष्ट कर दिया कि वो भाजपा के साथ जाएंगे। तो एक निर्दलीय मुख्यमंत्री को बदलवा रहा था। जलवा ऐसा था रमेश धवाला के कि उनको मुख्यमंत्री के आवास में टिकाया गया था कैबिनेट मंत्री की शपथ के बाद। इसलिए जब भी हिमाचल का जिक्र आता है निर्दलियों का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और व्यक्ति थे कांग्रेस के गुलाब सिंह, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना सपोर्ट देकर स्पीकर बनवा दिया था ताकि कांग्रेस की टैली से एक विधायक कम हो जाए। तो इस तरीके के कई किस्से हैं जो हम आपको नेता नगरी में सुनाते रहे, आगे भी सुनाते रहेंगे। पर ये इतिहास की बातें हैं। वर्तमान क्या है? 2022 में 3 अन्य हैं, उनके बिना भी कांग्रेस को समर्थन
मिल चुका है, बहुमत मिल चुका है। पर ये 3 अन्य कौन है? हमीरपुर से आशीष शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस के पुष्पिंदर वर्मा को 12,889 मतों से हराया। ध्यान दें, ये अनुराग ठाकुर का गृह नगर है। दूसरा, नालागढ़ से केएल ठाकुर, इन्होंने कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा को 13,264 मतों से हराया। और तीसरा, डेहरा से होशियार सिंह, जिन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर राजेश शर्मा को 3,877 वोटों से हराया। ये तीनों अन्य कांग्रेस प्रत्याशियों से ही जीते हैं, लेकिन कांग्रेस खुशी खुशी इन्हें अपने कुनबे में स्वीकार कर लेगी। एक और नेताजी थे जो अन्य होकर खास होना चाहते थे, या कहें एक फोन कॉल के बाद हो गए थे। फतेहपुर सीट से लड़ रहे कृपाल सिंह परमार, उनकी बात भी करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद। पहले कुछ बड़े चेहरों की चर्चा कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस को 2017 में 41.68% मत मिले थे और सीटें मिली थी 21। इस बार पार्टी को 43.9% वोट मिले और सीटें बढ़ गई 18। दिलचस्प ये है कि भाजपा को इस बार कांग्रेस से सिर्फ 0.9% कम वोट मिले, लेकिन सीटों में अंतर है 13 का। ये कैसे हुआ? हमने पूछा हिमाचल दस्तक के संपादक हेमंत कुमार से। इसमें जो सबसे बड़ा जो फैक्टर मेरे हिसाब से रहा है, वो रहा है बीजेपी का एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एक फेलियर रहा है हिमाचल प्रदेश में, कि दोनों जगह सरकार अपनी होने के बावजूद भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ होने के बावजूद भी आपके 20-21 बागी खड़े थे। और मैं अभी देख रहा था कि 10-12 सीटें तो बीजेपी ने हारी ही बगावत के कारण है, जिसमें कि अगर बागियों का हम शामिल कर लें जो जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ है, तो एक तो वो है। और इसमें जो टिकट का बंटवारा रहा, आखिरी तक ले गई बीजेपी टिकट की घोषणा कि किसको देना है किसको नहीं देना है। 4-5 कंस्टिट्यूंसीज में इन्होंने एकदम से अचानक ही प्रत्याशी बदल दिए या उनके हल्के बदल दिए वहां पे सारा। तो ये अदला बदली जो भी हुआ है, इसमें बीजेपी को नुकसान ही नुकसान हुआ है। तो बीजेपी का ऐसा वोट बैंक आप ये नहीं कर सकते कि हैवी पोलिंग हुई थी, रिकॉर्ड मतदान इस बार हुआ है 75-76% के करीब। तो वो हम ये कहें कि वो सरकार के अगेंस्ट जाता है या उस तरह का ये होता है। इसमें बीजेपी का कोई भी कमी उस तरह की वोट शेयर में नहीं हुई जो आप बता भी रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, अंतर नहीं है बहुत सारा। लेकिन जो बीजेपी पिछड़ गई वो बगावत और जो खराब टिकट आवंटन की वजह से, मुझे ऐसा मानना है। अंदर क्या होती है चीजें कि बहुत सारी चीजें दिल्ली के हिसाब से डिसाइड हुई है, और कुछ बड़े नेता हैं, उन्होंने भी चलो 2 लोग 4 लोग ये इनको भी टिकट दो, इनको भी टिकट दे देना चाहिए, इनको भी टिकट दे देना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा था कि इन्होंने कहा कि हम 1, 2, 3, 4, 5 सर्वे बीजेपी कर रही है और उसके बाद जो अमृत निकलेगा भाई साहब वो तो कमाल का होगा। लेकिन जब वो निकला तो उसमें कुछ ऐसे चौंकाने वाली बड़ी बातें नहीं दिखी जिसको कि हम कह सकते कि यार ये कमाल कर दिया बीजेपी ने इस बारी तो। और उसमें दिखा कि कुछ एक टिकटें शायद ऐसी हुई है बीच में जो हमें लगता है कि व्यक्ति विशेष के हिसाब से दे दी गई होगी। तो ये नुकसान निश्चित तौर पे यहाँ भी पार्टी में हुआ है कि बहुत टिकट्स काटी गई और बहुत ऐसे लोगों को टिकट भी जबरदस्ती दी गई। मतलब आपने कहा कि हमने एडजस्ट करना है। अब मैं एग्जांपल में जाऊंगा तो आपने कहा कि 1-2 मिनट की बात है, तो मैं उसके एग्जांपल भी दे सकता हूं कि ऐसे टिकट मान लो, एक ही एग्जांपल हम मान लें कि शिमला से कई बार जीते हैं वहां सुरेश भारद्वाज जो मिनिस्टर भी रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अब उनकी टिकट एकदम से आपने बदल दी और कसुमटी साथ लगते हल्के में उनको टिकट दे दिया। आपने शिमला को भी प्रॉब्लम में डाल दिया, आपने कसुमटी को तो डाला ही डाला प्रॉब्लम में, और आप दोनों आ गए। तो मतलब इस तरह अब चूंकि आपने वो फिट नहीं बैठे थे शिमला को, जो शिमला में फिट नहीं बैठ रहे तो कसुमटी में कैसे फिट बैठ जाएंगे? तो इसका कोई गणित हमें तो समझ नहीं आया। वो खाली ये रहा भाई वो पुराने आदमी है, बीजेपी के सीनियर नेता है, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है अपने, तो दैट्स वाई हमने टिकट उनको दे दिया। ऐसे ही 3-4-5 और भी कंस्टिट्यूंसी पे हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की, मैं सीधे सीधे गुटबाजी वाली बात नहीं है इसमें, बट सबको खुश जैसा रखने की कोशिश हुई है कहीं ना कहीं। हेमंत, जिस बगावत की बात कर रहे थे, अगर उसके निशाने पर हम देखें तो फील्ड की रिपोर्टिंग में भी हमें वो चीज़ नज़र आती है। जिन नेताओं के टिकट काटे गए उनके साथ सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई बार बैठक करने की कोशिश की, पर 18 सीटों पर बागियों ने पर्चा वापस नहीं लिया। ऐसी बानगी रही जहां बागियों ने उम्मीदवारी जब वापस नहीं ली तो बीजेपी के लिए मुसीबत हुई। मसलन कांगड़ा की फतेहपुर सीट से बागी कृपाल परमार की बात करें, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोन कॉल का ऑडियो खूब वायरल हुआ था। इसके बाद चर्चा होने लगी कि बीजेपी वहाँ मुश्किल में है।
बीजेपी सीट पर हार भी गई। इसी तरह सोलन की नालागढ़ से केएल ठाकुर बागी हो गए। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक लखविंदर राणा को टिकट दे दिया था, लेकिन बागी हुए केएल ठाकुर निर्दलीय जीत गए। परमार को प्रधानमंत्री के कॉल पर हमने अलग से सवाल रखा था, विशेषज्ञों ने इस पर क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री खुद कूद गए। एक मैसेज ये है कि प्रधानमंत्री, वो भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, खुद कूद गए बागियों को बैठाने के लिए, नाथने के लिए। एक एंगल तो इसका ये है, लेकिन इसका दूसरा एंगल है जो मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में उनका वो प्रभारी रहे, और नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाने के पीछे हिमाचल का भी बड़ा रोल रहा है कि उनकी एक पहली स्टेट थी जहां पे उन्होंने अपना जो सियासी कौशल दिखाते हुए बीजेपी की सरकार बनाई थी, प्रेम कुमार धूमल 1998 में। तब वो यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे, और उस दौरान जो ये कृपाल परमार जिनको उन्होंने फोन किया था, उनके बेहद ही करीबी लोगों में से है, जिनका कि अभी भी मैं कहूं कि पिछले टेन्योर तक, मेरी लास्ट टाइम जब बात हुई थी, विदाउट अपॉइंटमेंट ये जाते हैं मिलने भी प्रधानमंत्री से दिल्ली में, ठीक है। लेकिन कृपाल परमार, अच्छा, चूंकि मोदी जी से इस तरह का इनका बड़े करीबी है, तो इनको राज्यसभा में भेज दिया गया। कभी चुनावी जीत में, चुनावी जो चुनने वाली पॉलिटिक्स है, उसमें कोई बड़ा नाम था कृपाल परमार का, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पिछली बार पहले उनको टिकट दिया और हार गए थे विधानसभा वहां से, उस फतेहपुर से, उस तरह से। अब अगर वो उस पर्सनल कनेक्ट के हिसाब से, ऐसा नहीं कि मोदी जी ने यहाँ पे बहुत सारे नेताओं को फोन किया, उनको ऑलमोस्ट हर कंस्टिट्यूंसी में जानते हैं कि लंबे टाइम तक बारी रहे संगठन के हिसाब से, राइट। तो उन्होंने वो बेहद पर्सनल, और मैं बता रहा हूं आपको कि बिना अपॉइंटमेंट के मिलने वाले बीजेपी के नेताओं में से हैं जो कि प्रधानमंत्री से मिलते हैं जाके। तो अगर वो पर्सनल, एक निहायत ही निजी हिसाब से उन्होंने फोन किया, तो उसको हम इस हिसाब से, मेरे हिसाब से हमें देखना चाहिए। भाजपा की हार पर अब बहुत बातें हो गई, सुनिए विजेता कांग्रेस ने कैसा चुनाव लड़ा और जीता। निश्चित तौर पे ये पहला इलेक्शन ऐसा है जिसको कि कोई एक आदमी लीड नहीं कर रहा था, ठीक है। जितना, जब से मैं पॉलिटिक्स देख रहा हूं या कवर कर रहे हैं हम लोग सारे, ये पहला इलेक्शन है जिसको कोई एक आदमी लीड नहीं कर रहा था कि हाँ जी ये है और यही नेता है, यही नेतृत्व है, उस तरह का। बावजूद इसके इतना स्मूथ तरीके से बीजेपी, कांग्रेस पार्टी ने इस इलेक्शन कैंपेन को पूरा किया कि कहीं से भी कोई बड़े विरोध के स्वर नहीं आए। 3-4 इनकी बगावत हुई है कुल मिला के, और वो बाकी स्ट्रॉन्ग बागी थे। लेकिन आप देखिए कि इसके बावजूद भी, इनके कोई बड़ा नेता नहीं होने के बावजूद भी, कोई प्रादेशिक, जो हमेशा से रहा है कि वीरभद्र सिंह ही देखते रहे हम, तो भी उन्हीं के उसमें रहे, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। बड़ा स्मूथ, बड़े बड़े प्यार से चुनाव कैंपेन हुआ, और उसका फायदा हुआ कांग्रेस पार्टी। मतलब मेरा एक तो सबसे बड़ी बात ये कि बगावत रोकी, बगावत नहीं होने दी गई बहुत ज्यादा पार्टी में। दूसरा, किसी कोई सिंगल आदमी को आगे नहीं किया गया कि ये है और इसी के हिसाब से चीजें होगी, उस तरह से होगी सारी। तो उसमें हम ये कहें कि किस नेता को फायदा होगा, अभी इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, और होगा भी नहीं। मुझे लगता है कि इस बारी सीधा, पहले यहाँ ऐसे नेता रहा करते जिनके पीछे 25-30 कांग्रेस के विधायक खड़े हो जाते थे, फिर वो बार्गेनिंग चलती थी, बड़ी कुछ चीजें होती थी, उनको वहां पे परेड करवाई जाती थी, किसके साथ कितने विधायक है, कितने नहीं है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई 3-4 नेता जिनके भी नाम आगे आ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो कि 20-25 कांग्रेसियों को अपने साथ ले जाएगा और खड़ा हो जाएगा लाइन में। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस ने सूबे में चुनाव तो जीत लिया, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनाएगी ये अभी तय करना उसके लिए एक मुश्किल घड़ी होगी। ढेर सारे नाम तैर रहे हैं। सुखविंदर सुक्खू पूर्व अध्यक्ष, मुकेश अग्निहोत्री विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जो मंडी सांसद हैं। तो कैसे तय होगा कि कुर्सी किसे मिले, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कई और दावेदार भी हैं। अब आपको उन बड़े मुकाबलों के बारे में बता देते हैं जिन पर सबकी नज़र रही। हमीरपुर और नालागढ़ के बारे में तो हम आपको पहले ही सूचित कर चुके हैं। आगे और कौन सी सीटें हैं? भाजपा के उम्मीदवार और मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उन्होंने एक बार फिर से राज सीट पर चुनाव जीत लिया है, और एक ही सीट से लगातार वो 6 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के चेतराम ठाकुर को 38,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने शिमला ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी रवि मेहता को 13,860 वोटों से हराया। हरोली की सीट पर बात करें तो कांग्रेस के जो नेता हैं मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने बीजेपी के राम कुमार को 9,000 से ज़्यादा वोटों से हराया है। अब अपने हिस्से का आपको अनुभव बताते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर।
देश के किसी भी राज्य की तुलना में हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और उनके लिए ये भरोसा बहुत आश्वस्तकारी था कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर देगी ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद अपने हिस्से की आर्थिक सुरक्षा मिल सके। ये मुद्दा नंबर 1 था। मुद्दा नंबर 2, जो विशेषज्ञों ने भी कहा कि बीजेपी अपने घर को दुरुस्त नहीं रख पाई, इसीलिए वोट परसेंटेज में सिर्फ 0.9 का फ़र्क है, लेकिन सीटों में इतना फ़र्क है क्योंकि जो बीजेपी के हिस्से का और वोट था वो विभाजित हो गया। कांग्रेस ने अपना वोट बढ़ाया, बीजेपी के हिस्से का जो वोट है वो और कोष्ठकों में गया। इसकी वजह से सीटों पर बड़ा मार्जिन रहा। हालांकि आप देखें कई सीटें थी जहां पर करीबी अंतर रहा। तीसरा, कांग्रेस पार्टी बहुत सफलता से इसको लोकलाइज्ड रखने में सफल रही, चाहे वो सेब उत्पादकों का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों के लिए भर्ती का मुद्दा हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और राष्ट्रीय मुद्दों के भरोसे रही। उनकी होर्डिंग में 370 से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक के मुद्दे थे जो क्लियरली हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में उतने प्रभावी नज़र नहीं आए। और बीजेपी को एक ये फैक्टर भी उसके लिए प्रभावी रहा कि आम आदमी पार्टी ने, जैसे कांग्रेस ने गुजरात में लगभग ब्लैंक फील्ड छोड़ दी थी, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने यहाँ चुनाव लड़ा ही नहीं। इसलिए जो भाजपा विरोधी मत हैं उनका बंटवारा नहीं हुआ। नतीजे आए, उसके बाद लोगों ने पहला मिलान तो ये किया कि एग्जिट पोल कितने दुरुस्त हैं। उसके बाद अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान भी आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, सब ने अपने अपने हिस्से की बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें अब और गंभीरता के साथ और विनम्रता के साथ काम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं, फिर अगले पक्ष पर। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। आज के दिन अरविंद केजरीवाल भी खुशी मना रहे हैं। उन्होंने गुजरात के नतीजों के आने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने 2 दिन प्रचार किया था और इनसे गुजरात के नतीजों को उन्होंने कहा कि विनम्रता से स्वीकार किया जाए। हिमाचल की जनता का उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए धन्यवाद दिया और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी अपने हिस्से की बात कही। ये तो हो गए विधानसभा के चुनाव। इसके अलावा एक लोकसभा पर उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से, समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी हुए थे। उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर उपचुनाव हुए थे। सबसे पहले आपको लोकसभा की बात बता देते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट डिंपल यादव चुनाव जीत गई हैं 20% वोटों के मार्जिन से। उनको 6 लाख से भी ज़्यादा वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी 3-3.25 लाख के लगभग रह गए। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो खतौली में समाजवादी पार्टी के मदन भैया चुनाव जीत गए हैं। ये सीट सपा ने
भाजपा से छीनी है। मदन भैया माफ करिए, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी रहे, सपा के साथ उनका गठबंधन था और यहाँ पर विक्रम सैनी बीजेपी के विधायक थे और वो अयोग्य घोषित हो गए अदालत से सजा के चलते और उसके बाद चुनाव हुए थे। वहीं दूसरी चर्चित सीट थी रामपुर की, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गए हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो सरदार शहर की सीट है, यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीती है। छत्तीसगढ़ यहाँ की सीट से भी कांग्रेस चुनाव जीती है और पद्मनगर उड़ीसा की सीट है, यहाँ से बीजू जनता दल विजयी रहा है। और बिहार की बात करें तो कुर्नी की सीट से यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। तो ये विधानसभा के उपचुनाव का हाल है। इन सारे चुनाव परिणामों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी इनकी बारीकियों पर, चाहे वो सांख्यिकी के स्तर पर हो या फैक्टर्स के स्तर पर, हम विस्तार से बात करेंगे अपने वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में, जो आता है हर शनिवार को लल्लन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म पर। शनिवार के रोज ही आता है लल्लन टॉप का एक और कार्यक्रम, गेस्ट इन द न्यूज रूम, जो कि ऐप पर रिलीज किया जाता है। 10 दिसंबर को हमारी ऐप पर दोपहर 12 बजे आपको गेस्ट इन द न्यूज रूम का नया एपिसोड मिलेगा, जिसमें हमारे मेहमान हैं मशहूर कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी। तो आप देखना ना भूलें, लल्लन टॉप की ऐप को डाउनलोड कर लें अगर अब तक नहीं किया है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।